बाजार विभक्तिकरण टॉपिक हमारा चल रहा था। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम देखते हैं बेसिस ऑफ सेगमेंटिंग ऑफ मार्केट्स, यानी बाजार विभक्तिकरण के आधार। फिलिप कोटलर और स्टेंटन ने इस उपभोक्ता बाजार विभक्तिकरण के 4 प्रमुख आधार बताए हैं। वह हैं भौगोलिक आधार पर, जनकांकीय आधार पर, मनोदिशा चित्रण या मनोवैज्ञानिक आधार पर, व्यवहार या क्रेता व्यवहार संबंधी आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भौगोलिक आधार पर भौगोलिक विभक्तिकरण कैसे होता है। जब उपभोक्ताओं को उनकी भौगोलिक इकाइयों की या परिस्थितियों के अनुसार विभाजित किया जाता है तो उसे भौगोलिक आधार पर विभक्तिकरण कहते हैं। भौगोलिक विभक्तिकरण में बाजार को भौगोलिक इकाइयों तथा राष्ट्र, राज्य, प्रदेश, नगर, गांव अथवा भौगोलिक परिस्थितियों तथा जलवायु, पहाड़, पठार आदि के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। भौगोलिक आधार पर बाजार विभक्तिकरण जब लाभदायी होता है जबकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं, पसंद नापसंद, क्रय वरीयताएं भौगोलिक स्थिति से प्रभावित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठंडे प्रदेशों में निवासियों के लिए अलग प्रकार के गर्म या ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता अधिक होती है। पहाड़ी प्रदेश में रहने वाले ग्राहकों की पृथक पृथक प्रकार के वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। गांव के लोगों को शहरी लोगों की अपेक्षा कम वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी सूचनाओं की प्राप्ति के लिए भौगोलिक के आधार पर उपभोक्ता बाजार का विभक्तिकरण किया जा सकता है। सेकंड हमने लिखा था जनकांकीय आधार पर। जनकांकीय आधार पर या जनाकांकीय विभक्तिकरण, जब किसी उपभोक्ता बाजार का जनसंख्या के संबंधी के घटनों के आधार पर विभाजित किया जाता है तो उसे जनकांकीय बाजार विभक्तिकरण कहते हैं। जनसंख्या संबंधी जिन घटकों के आधार पर उपभोक्ता का बाजार का विभक्तिकरण किया जाता है वो एलिमेंट्स इस तरह के होते हैं, जैसे आयु। आयु एक वर्ग का एक प्रमुख घटक है जिसके आधार पर बाजार विभक्तिकरण किया जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उपभोक्ता की आवश्यकताएं, पसंद नापसंद, क्रय वरीयताएं उम्र के साथ साथ निरंतर बदलती रहती हैं। अतः विपणनकर्ता को अपने ग्राहकों के बदलते आयु वर्ग के विशेष ध्यान देना होता है। ग्राहकों के आयु वर्ग के अनुरूप ही उत्पाद का डिज़ाइन, रंग, रूप, विज्ञापन, संदेश एवं मूल्य माध्यम आदि निर्धारित किया जाता है। सेकंड, जीवन चक्र अवस्था, लाइफ साइकिल स्टेज। समान आयु वर्ग के ग्राहकों को जीवन चक्र अवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है। एक ही समान आयु वर्ग के ग्राहक कुंवारे, शादीशुदा, तलाकशुदा, विधवा, विधुर और पति पत्नी या पुनः विवाहित या परिवार सहित या परिवार विहीन, संतान विहीन, निसंतान आदि हो सकते हैं। ग्राहकों की ऐसी भिन्नता भी उनकी क्रय वरीयता एवं आवश्यकताओं के अंतर को प्रत्यक्ष उत्पन्न कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक 50 वर्ष के विवाहित और एवं अविवाहित ग्राहक की आवश्यकताएं, पसंद नापसंद में अंतर होता है। संतान और निसंतान माता पिता की आवश्यकताओं में भी अंतर होता है। अतः विपणनकर्ता को इस आधार पर बाजार का विभक्तिकरण करना उपयुक्त समझते हैं। इसके बाद हम लेते हैं लिंग, यानी सेक्स या जेंडर। बाजार विभक्तिकरण ग्राहकों के लिए जेंडर के आधार पर भी किया जाता है। वस्त्रों, जूतों, व्यक्तिगत उपयोगों के उत्पादों के जैसे शेविंग क्रीम, रेज़र, ब्लेड, आंतरिक वस्त्र, लिपस्टिक या आपके कोई भी कॉस्मेटिक्स हैं, इस आदि ऐसी उपभोक्ताओं के लिए बाजार का विभक्तिकरण लिंग के आधार पर करना पड़ता है। ऐसा करके वो उत्पाद एवं विक्रय संवर्धन के उचित प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है इनकम, यानी आय। आय या आय वर्ग भी बाजार विभक्तिकरण का प्रमुख आधार है, क्योंकि जिन लोगों के पास आय नहीं है वे कभी उपभोक्ता नहीं बन सकते। अतः विपणनकर्ता को विभिन्न आय वर्ग के लोगों में खर्च करने की प्रवृत्ति का अध्ययन करना पड़ता है।
इसके अतिरिक्त आय वर्ग के अनुसार लोगों की क्रय वरीयताओं की पसंद नापसंद में भी अंतर पाया जाता है। अधिक आय वाले सामान्यतः उच्च किस्म के महंगे तथा नए उत्पाद खरीदने के शौकीन होते हैं, जबकि निम्न आय वर्ग के लोग सामान्यतः बहुप्रचलित या सामान्य मूल्य वाले उत्पाद ही खरीदते हैं। अतः विपणनकर्ता को आय घटक के आधार पर बाजार का विभक्तिकरण उत्पाद की मांग का अनुमान लगाते हैं। फिर हमारा आता है एजुकेशन यानी शिक्षा। उपभोक्ताओं के बाजार के विभक्तिकरण में उपभोक्ताओं के स्तर पर ग्राहकों का आधार पर भी किया जाता है। ग्राहक शिक्षित है या अशिक्षित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। शिक्षित ग्राहक को पुनः इसके शिक्षा स्तर अथवा प्रारंभिक, माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर, तकनीकी, पेशेवर शिक्षा आदि के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। ग्राहकों को शैक्षिक स्तर उनकी आवश्यकताओं और क्रय वरीयताओं को बहुत प्रभावित करता है। विपणनकर्ता शैक्षिक स्तर के अनुसार विपणन, उत्पाद मिश्रण, विज्ञापन, संदेश माध्यम, विक्रय संवर्धन के माध्यम से उसका चयन कर सकता है। फिर है आपका व्यवसाय या धंधा, जिसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। ऑक्यूपेशन में आपके ग्राहकों के व्यवसाय के धंधे के आधार पर बाजार विभक्तिकरण किया जा सकता है। इसके आधार पर ग्राहकों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रबंधक, प्रशासक, व्यापारी, कर्मचारी, कलाकार, कृषक, छात्र, सेवानिवृत्त व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति आदि में बांटा जा सकता है। विपणनकर्ता इस अच्छे आधार पर विभक्तिकरण करके आवश्यकताओं, पसंद नापसंद आदि भली प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जनसंख्या के संबंधी अन्य घटक, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, सामाजिक ऊंच नीच, परिवार, आकार आदि के आधार पर भी बाजार विभक्तिकरण किया जा सकता है। बाजार विभक्तिकरण जनकांकी आधार बहुत ही प्रचलित है और इसके लिए हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जनकांकी घटकों के आधार पर ग्राहकों की पहचान करना आसान है। जनकांकी घटकों का मापन करना भी आसान है। ये घटक कई उत्पादक के विक्रय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। विज्ञापन माध्यम के बचत के चयन में इसमें सुविधा प्राप्त होती है। अन्य आधारों पर बाजार के विभक्तिकरण करने की दशा में बाजार के स्वतंत्र एवं आकार को पहचानने के लिए जनकांकी घटकों का सहारा लेना पड़ सकता है। थर्ड हम इसमें लेते हैं मनोदशा मिश्रण या मनोवैज्ञानिक आधार या मनोवैज्ञानिक विभक्तिकरण, साइकोलॉजिक बेसिस ऑफ साइकोलॉजिक सेगमेंटेशन। जब किसी बाजार के उपभोक्ताओं को उनकी जीवन शैली या उनके व्यक्तित्व, जीवन मूल्य आदि घटकों के आधार पर विभाजित किया जाता है तो उसे बाजार का मनोवैज्ञानिक आधार पर विभक्तिकरण कहते हैं। इस विभक्तिकरण में भी हम कुछ प्रमुख घटक हैं जिनको कि हम देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है लाइफस्टाइल, जीवन शैली। जीवन शैली का मतलब उपभोक्ताओं के जीवन के जीने की विधि से है। किसी उपभोक्ता की जीवन शैली सामान्यतः उसकी आवश्यकताएं, प्रेरणाएं, अवबोधनों या प्रवृत्तियों से बनती है। इसके अतिरिक्त ग्राहक की संस्कृति, सामाजिक स्तर, पारिवारिक वातावरण आदि से भी उसकी जीवन शैली प्रभावित होती है। किसी भी ग्राहक की जीवन शैली उसके कार्यों, विचारों, रुचियों, समय के उपयोगों के तरीकों के आदि से प्रकट हो जाती है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक माध्यमों में उसके विचार से भी उसकी जीवन शैली को प्रकट कर सकते हैं। ग्राहकों की जीवन शैली से उनकी आवश्यकताओं, क्रय वरीयताओं तथा पसंद नापसंद को प्रभावित करती है। अतः विपणनकर्ताओं को ग्राहकों की जीवन शैली के आधार पर भी बाजार का विभक्तिकरण करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है इसमें पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व। बाजार विभक्तिकरण में व्यक्तित्व संबंधी
घटकों को भी ध्यान में रखा जाता है। व्यक्तित्व में उन गुणों का समावेश किया जाता है जिसमें किसी का व्यवहार प्रभावित होता है। सामान्यतः स्वाभिमानी, आत्मविश्वासी, परिश्रमी, ईमानदार, अभिलाषी, परिवर्तनशील एवं आधुनिक विचारधारा वाले व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के धनी माने जाते हैं, किंतु आलसी, कमजोर, भ्रष्ट, रूढ़िवादी व्यक्तियों और व्यक्तियों का कमजोर भी व्यक्तित्व हो सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसकी आवश्यकताओं की रुचियों, पसंद और नापसंद को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है वैल्यूज इन लाइफ, यानी जीवन मूल्य। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन मूल्य उसकी आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। अतः विपणनकर्ता बाजार विभक्तिकरण करने से ग्राहकों के जीवन मूल्य घटकों पर भी विचार करते हैं। एक व्यक्ति के अनेक प्रकार के जीवन मूल्य हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख कुछ इस प्रकार हैं, जैसे आत्मसम्मान, आत्मशांति, सुरक्षा, अपनापन, निष्पादन भावना, जीवन में आनंद, दूसरों से मधुर संबंध आदि। लोगों में विद्यमान इन सभी मूल्यों और आवश्यकताओं के आधार पर इन वरीयताओं को वो प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है व्यावसायिक आधार पर क्रेता व्यवहार का विशिष्ट विभक्तिकरण। जब क्रेताओं को उत्पाद संबंधी व्यवहार या क्रेताओं की उत्पाद के प्रति प्रतिक्रियाओं को अनेक उत्पाद संबंधी क्रियाओं का निर्णयों का आधार पर बाजार का विभाजन किया जाता है, तो उसे व्यवहारिक या क्रेता या व्यवहार विकेंद्रीकरण कहते हैं। ऐसे विभक्तिकरण के सामान्यतः विभिन्न घटकों को अपनाकर किया जा सकता है। नेक्स्ट है बाइंग ऑकेजन्स, यानी क्रय अवसर। क्रेताओं को उनके द्वारा किसी उत्पाद या सेवा को क्रय करने का उपयोग करने के अवसरों के आधार पर उसको विभाजित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राहक के शादी, विवाह, जन्मदिन, वैलेंटाइंस डे, जीवन वृत्ति के प्रथम दिन, बर्थडे, कैरियर डे आदि के अवसरों पर उत्पादों और सेवाओं के खरीदने का निर्णय उनका उपयोग कर सकते हैं। फिर इसमें आता है बेनिफिट्स, जिसमें लाभ अभिलाषा जिसको कहा जाता है। ग्राहकों के किसी उत्पाद का या सेवा का किसी को खरीदते समय कई लाभों से प्राप्ति की अभिलाषा भी रखते हैं, जैसे बिस्कुट से पेट भरने के साथ साथ शक्ति प्राप्त की अभिलाषा, टूथपेस्ट से दांत साफ करने के साथ ही मसूड़ों की तकलीफ से राहत पाने की अभिलाषा के साथ ग्राहक का उत्पाद क्रय बन सकता है। फलतः ग्राहक उत्पाद सेवाओं से लाभों की प्राप्ति की अभिलाषाओं के आधार भी विभाजित किया जा सकता है। फिर है उपयोगकर्ता की स्थिति, यूज़र स्टेटस। बाजार में लोग उत्पाद के उपयोगकर्ता, भूतपूर्व उपयोगकर्ता, भावी उपयोगकर्ता, प्रथम बार उपयोगकर्ता, विभिन्न उपयोगकर्ता, कभी कभार उपयोगकर्ता, बाजार विभक्तिकरण उपयोगकर्ता के इन स्थितियों के आधार पर भी किया जा सकता है। फोर्थ, इसमें उपयोग के प्रयोग के आधार पर, यूजेस रेट के आधार पर। कुछ लोग उत्पादक का बहुत अधिक बार प्रयोग करते हैं और कुछ कम। अतः बाजार के लोगों को उनके द्वारा उत्पाद के उपयोग की दर की भारी, कम, सामान्य मात्रा जो भी हो, उनके आधार पर भी बाजार का विभक्तिकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट है निष्ठा या ब्रांड निष्ठा, लॉयल्टी या ब्रांड लॉयल्टी। ग्राहकों में किसी उत्पाद के ब्रांड के प्रति निष्ठा हो सकती है। ग्राहकों में कुछ घोर निष्ठावान होते हैं तो कुछ निष्ठावान बटी हुई होती है, कुछ की निष्ठा बदलती रहती है तो कुछ की अन्य की अप्रकट होती है। अतः विभक्तिकरण ग्राहकों के उत्पाद या ग्राहक के ब्रांड के प्रति निष्ठा के आधार पर किया जा सकता है। इसके बाद आता है क्रेता तत्परता अवस्था, बायर रेडियंस स्टेज। बाजार में ग्राहक में किसी उत्पाद का क्रय करते समय बाजार की तत्परता की मात्रा
अवस्था भिन्न भिन्न होती है। कुछ को उत्पाद की जानकारी होती है और कुछ को उत्पाद की संपूर्ण सामान्य जानकारी होती है, और कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो रुचि रखने वाले होते हैं, जबकि उन्हें अन्य उत्पाद को क्रय करना भी चाहते हैं। अतः बाजार के क्रेताओं को क्रय के तत्परता के जीवन पर भी प्रभावित करता है। प्रवृत्ति एटीट्यूड। बाजार में उत्पाद के प्रति भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग पाए जाते हैं। इसमें उत्पाद या सेवा के प्रति अति उत्साही, कुछ सकारात्मक, कुछ दूरस्थ, कुछ नकारात्मक, कुछ शत्रुतापूर्वक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। कुछ लोगों के इन्हीं प्रवृत्तियों के आधार पर बाजार विभक्तिकरण किया जा सकता है। तो बाजार विभक्तिकरण के हमने ये 4 आधार सैद्धांतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण आधार हैं, किंतु व्यवहार में किसी एक ही आधार पर बाजार विभक्तिकरण प्राय नहीं किया जाता। व्यवहार में 2 या 2 से अधिक आधारों पर बाजार विभक्तिकरण करना अधिक लाभदायी होता है। ऐसा करके ही लक्ष्य बाजारों का समुचित रूप से पहचान की जा सकती है।